की परिस्थितियां रही थी, क्या उसके कारण रहे थे, किन किन योद्धाओं ने क्या कहाँ कहाँ अपना मोर्चा संभाला था, उनकी जो रणनीति थी उसके बारे में ये सभी चर्चा करते हुए बीच में महाराणा प्रताप जी बैठे हुए हैं। जलावन सिंह जी, रामसा तंवर, बीलू राणा कुंजा बिल और भामाशाह, ये सब भी प्रमुख रणनीतिकार होते हैं जो तय करते हैं हल्दी का युद्ध कैसे करना, कौन व्यक्ति किस जगह मोर्चा संभालेगा, सारे ये लोग तय करते हैं। इन्हीं की योजनाओं के आधार पर पूरा जो हल्दी का युद्ध है वो लड़ा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध मुख्य रूप से दो भागों में लड़ा जाता है। पहला भाग होता है मुख्य हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र जहां पर ये युद्ध होता है, और दूसरा होता है गोगुंदा से आगे की तरफ की लड़ाई। महाराणा प्रताप जी की सेना मुगल सेना पर आक्रमण कर देती है। आक्रमण इतना तेज होता है कि मुगल सैनिक डरकर भागने लगते हैं, जबकि संख्या के मामले में महाराणा प्रताप जी के सैनिक मुगल सेना से 4 गुना कम थे। संख्या इनकी ज्यादा थी लेकिन आक्रमण बहुत तेज होता है, तो सारे मुगल सैनिक भागने लगते हैं। जब ये सेना भाग रही होती है तो इनका एक अतिरिक्त सेनापति होता है मीतर खां, जो ढोल बजाते हुए दिख रहा है। वो देखते कि हमारी सेना भाग रही है तो हम बिना लड़ाई हार जाएंगे, तो सेना को रोकने के लिए वो एक झूठी अफवाह फैलाता है, ढोल बजाकर अपनी सेना को रोकता है और कहता है कि हमारी सहायता के लिए अकबर स्वयं इस हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र में आ रहा है, जबकि अकबर कभी हल्दी घाटी में आता ही नहीं है। लेकिन इस झूठे आश्वासन से मुगल सेना के अंदर एक जोश का नया संचार पैदा होता है और खमनोर नामक जगह पर भीषण युद्ध होता है। जहां पर ये भीषण युद्ध होता है खमनोर नामक स्थान पर, युद्ध इतना भीषण होता है कि लाशों के बहुत सारे ढेर हो जाते हैं और खून के बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। खून के तालाब इसलिए बनते हैं जिस समय युद्ध चल रहा होता है उस समय बारिश का सीजन होता है, तो बारिश के पानी से छोटे छोटे खड्डों में पानी भर जाता है और वहीं पे युद्ध होता है तो खून भी उस पानी में मिल जाता है, तो सारा पानी लाल रंग का हो जाता है। इसलिए उस जगह को रक्त तलाई नामक स्थान कहा जाता है, खून का बड़ा तालाब। यहीं पर महाराणा प्रताप जी के जो प्रमुख सहयोगी थे रामसा तंवर, उनका और उनके 3 पुत्रों का बलिदान हो जाता है। उनके स्मारक आज भी वहां पर बने हुए हैं। रक्ततलाई कहाँ पे है ये अपन हल्दी घाटी की तरफ जाते हैं, हल्दी घाटी जाएंगे आप, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी, मेन हल्दी घाटी वहीं पर है। हल्दी घाटी से जैसे बाहर निकलेंगे जहाँ पे मेन युद्ध होता है उसी को रक्त तलाई कहते हैं। अभी वहाँ गार्डन बना हुआ पूरा बड़ा सा जहाँ पे युद्ध होता है, वहीं पर इनके स्मारक बने हुए हैं। पता नहीं हम सभी चेतक के बारे में जानते हैं, महाराणा प्रताप जी का स्वामी भक्त घोड़ा, उससे भी बड़ा स्वामी भक्त उनका एक हाथी भी था। अच्छा। मुख्य रूप से 4 हाथी थे महाराणा प्रताप जी की सेना में, राम प्रसाद, चक्रपाल, लूणा और खांडेराव, जिसमें से सबसे ताकतवर हाथी था राम प्रसाद। इसने मुगल सेना के 14 हाथियों को मार गिराया था। इसको पकड़ने के लिए इसका चारों तरफ से इसका घेराव किया जाता है, इसके महावत को मारा जाता है, फिर मुगल सेना इसको अपने कब्जे में कर पाती है। सबसे बड़ी बात, मुगल सेना के अधीन रहने के बावजूद भी 18 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। इंसानों की बात तो दूर है, ये तो जानवर था तो भी इसमें इतनी स्वामी भक्ति भरी हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका धर्मांतरण कर दिया गया था, राम प्रसाद की जगह इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया गया था। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अकबर ये बात सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं जिसके जानवर को नहीं झुका सका वो इंसान कितना महान होगा जिसके लिए इस जानवर ने अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि भूखा प्यासा रहकर मरना स्वीकार किया लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। इंसानों की बात तो दूर की बात थी, जानवरों में इतनी स्वामी भक्ति भरी हुई थी। जबकि राम प्रसाद हाथी को यहाँ से ज्यादा सुविधाएं वहां दी जा रही थी अजमेर के अंदर, जितना ये इसको शानो शौकत से यहाँ महाराणा प्रताप जी रखते थे उससे 4 गुना शानो शौकत से अकबर इसको रख रहा था। लेकिन सारी शानो शौकत एक तरफ थी लेकिन स्वामी भक्ति एक तरफ थी, तो सारी शानो शौकत को तोड़ते हुए इसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। जब महाराणा प्रताप जी युद्ध करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सामना एक मुगल सैनिक बेलोल खां से होता है। बेलोल खां, हाँ इधर भेज दो इनको। तो बेलोल खां जैसे महाराणा प्रताप जी के ऊपर उनको मारने के लिए तलवार से वार करता है, तो जब तक वो महाराणा प्रताप जी को मार पाता तब तक महाराणा प्रताप जी ने जीरे बख्तर और घोड़े सहित बेलोल खां के 2 हिस्से कर दिए।
घोड़ा भी 2 स्तंभ कर चुका था और स्वयं भी 2 स्तंभ कर चुका था। तो ये दृश्य देखकर आसपास के जो मुगल सैनिक होते हैं वो भाग जाते हैं। कारण बेहलौल खां मुगल सेना का सबसे ताकतवर सैनिक था। कहा जाता है कि इसके अंदर 100 हाथियों का दम था, ऐसी बात थी इसमें। तो सारे मुगल सैनिक ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे सबसे ताकतवर सैनिक की अगर ये हालत हो सकती है तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो उस डर से सारे मुगल सैनिक वहां से भाग जाते हैं। जब महाराणा प्रताप जी युद्ध करते आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सामना मुगलों के प्रमुख सेनापति जयपुर का राजा मान सिंह से होता है। मान सिंह को देखते महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को इशारा करते हैं। चेतक इशारा पाते ही हाथी की सूंड पर चढ़ जाता है। सबसे पहले महाराणा प्रताप अपने भाले से मान सिंह पर वार करते हैं। मान सिंह डर के कारण ओहदे में दब जाता है। ओहदा यानी बैठने की जगह, इसमें दब जाता है। भाला महावत को लगता है महावत मारा जाता है। तो महाराणा प्रताप जी को लगता है कि महावत मारा गया है, मान सिंह अभी भी जिंदा है। तो अपनी कटार यानी तलवार निकाल कर फेंकते हैं। तलवार भी किसी दूसरे सैनिक को लगती है, कारण कि डर के कारण मान सिंह नीचे दबा ही रहता है, वो ऊपर उठता ही नहीं। तो महाराणा प्रताप जी को लगता है मान सिंह अभी तक ऊपर नहीं उठा, इसका मतलब मारा जा चुका है। लेकिन वो मान सिंह जिंदा ही था, नीचे दबा हुआ था। तो महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक को नीचे उतरने के लिए इशारा करते हैं। घोड़ा जैसे नीचे उतरता है, हाथी की सूंड में सुरक्षा के तहत एक तलवार बांधी जाती थी। उस तलवार से चेतक का पिछला पैर कट जाता है। पैर कटने के बावजूद भी पूरे हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र में चेतक दौड़ता है। सामान्य कोई घोड़ा होता तो वहीं ढेर हो जाता कि बढ़ता ही नहीं, लेकिन इसने मरते दम तक अपने स्वामी का साथ निभाया था। घोड़े के मुख के ऊपर एक हाथी की सूंडनुमा कवच लगा हुआ है। यह कवच इसलिए बांधा जाता था हाथी घोड़े को अपना बच्चा समझे, अपने जैसा ही जानवर समझे। हाथियों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कवच घोड़ों के मुख पर बांधा जाता था, विशेष रूप से चेतक पर, क्योंकि चेतक की जो हाइट थी वो इसी के समान मानी जाती थी। पता नहीं कि परिस्थितियों में अचानक कुछ बदलाव आ जाता है। बदलाव यह आता है माधव सिंह कच्छावा मुगल सेना का ही एक अतिरिक्त सेना नायक होता है, जो इस हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की तरफ से तोपखाने लेकर आ जाता है। तोपखाना आने से मुगल सेना बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, कारण महाराणा प्रताप जी की सेना के पास कोई तोपखाना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो सबसे ज्यादा नुकसान महाराणा प्रताप जी को था। तो युद्ध परिषद के निर्णय के अनुसार अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में महाराणा प्रताप जी को मोर्चा संभालना है और मैदानी क्षेत्र में जालामान सिंह जी को मोर्चा संभालना है। तो इस निर्णय के तहत महाराणा प्रताप जी दोनों सेनाओं को इकट्ठा करके पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं और वहां से छापामार युद्ध पद्धति से मुगल सेना पर आक्रमण करते हैं। और जालामान सिंह जी मैदानी क्षेत्र में रुककर महाराणा प्रताप जी का राज्य चिन्ह और कवच धारण करते हैं और यहीं पर युद्ध करते हुए उनका बलिदान हो जाता है। जालामान सिंह जी बड़ी सादड़ी के प्रमुख ठिकानेदार थे। चित्तौड़ जिले में आता है बड़ी सादड़ी। जालामान सिंह जी और महाराणा प्रताप जी दोनों एक जैसे दिखते थे, कद काठी में बिल्कुल सेम। जब हाथी की सूंड में तलवार की वजह से चेतक का पिछला पैर कट जाता है, पैर कटने के बावजूद भी पूरे हल्दी घाटी क्षेत्र में दौड़ता है। उसी दौरान बीच में 20 फीट का नाला आता है, बरसाती नाला। नाले को पार करते ही चेतक की मृत्यु हो जाती है अधिक खून बहने के कारण, खोड़ी इमली नामक स्थान पर। हल्दी घाटी के अंदर ही है वो, जहां पे उसकी मृत्यु होती है वहीं पे उसका स्मारक आज भी बना हुआ है। शिव जी का मंदिर है, मंदिर के पास में उसका स्मारक है। सामने फोटो लगा हुआ चेतक स्मारक हल्दी घाटी होती रही। हल्दी घाटी विजय के पश्चात जब महाराणा प्रताप जी अपने अगले मिशन के तहत, अगले पड़ाव के तहत पहाड़ी रास्तों से आवरगढ़ के लिए निकल जाते हैं, तो वहां पर जाने से पहले अपने कुछ 20 विश्वसनीय सैनिकों को गोगुंदा नामक क्षेत्र में छोड़कर जाते हैं। जब यह सूचना गुप्तचरों के माध्यम से मुगल सेना को पता चलती है कि महाराणा प्रताप जी ने गोगुंदा क्षेत्र छोड़ दिया है, तो 2 दिन बाद 3 अलग अलग रास्तों से मुगल सेना भागते भागते अपने सुरक्षित ठिकाने गोगुंदा के राजमहलों में पहुंचती है। मुगल सेना है, इनके मन में महाराणा प्रताप जी के प्रति इतना डर घुस जाता है कि जहां ये सेना रुकती है उसके चारों तरफ ये बहुत बड़ा गहरा खड्डा खुदवा देते हैं कि कोई इंसान आसानी से अंदर ना आ जाए। इतना डर इनके अंदर घुस चुका था। और ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देते हैं कि कोई घोड़ा कूद कर अंदर ना आ जाए। इतना डर इनके मन में घुस चुका था। जब तक इनके पास खाने पीने की सामग्री थी तब तक तो इनका काम आसानी से चला, लेकिन जैसे खाने पीने की वस्तुएं कम हुई तो ये उन वस्तुओं की व्यवस्था के लिए टुकड़ों टुकड़ों में बाहर जाने लगे। जो भी टुकड़ी बाहर जाती वो जिंदा वापस नहीं आती। महाराणा प्रताप जी के सैनिक उनको मार डाल देते। तो ये डर इनके अंदर घुस गया, जैसे हम बाहर जाएंगे वो सैनिक हमको मार डालेंगे। तो उस डर से इन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया।
जब तक इनके पास जो बची हुई खाने की सामग्री थी तब तक तो काम चला, लेकिन जैसे खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई थी, इनके भूखे मरने की नौबत आ गई। तो भूख के कारण उस समय कच्चे आम आ रहे थे, कच्चे आम खाकर ये अपना भरण पोषण करने लगे थे। ज्यादा कच्चे आम खाने से भी लूज मोशन जैसी समस्या हो गई। अब कच्चे आम भी खत्म हो गए, क्या करें, खाए क्या। तो भूख के कारण ये लोग अपने घोड़ों को मारकर खाने लगे थे। घोड़े का मांस खाने से इनके अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई। उससे घबरा कर इनके खुद के सैनिक इनसे विद्रोह करके टुकड़ों टुकड़ों में यहां से भाग गए थे अजमेर की तरफ। हल्दीघाटी विजय का समाचार जब अजमेर में स्थित मुगल दरबार में अकबर को पता चलता है कि अकबर ने जिन दो लोगों को हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप जी को हराने के लिए भेजा था, जयपुर का राजा मान सिंह और आजफ का, ये दोनों उस युद्ध में हार कर आए हैं, तो अकबर ने इन दोनों को 6 महीनों के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया। इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी का मतलब होता है दरबार से मिलने वाली सुविधाएं। इनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी। इनके सारे मनसब इनसे छीन लिए जाते, यहां तक कि जो अतिरिक्त सुविधाएं इनको दी जा रही थी वो सारी की सारी सुविधाएं इनसे छीन ली जाती। कारण यह अकबर की सबसे बड़ी हार थी। जबकि इतिहास में पहले यह बताया जाता था युद्ध अड़नी नहीं रहा था या इस युद्ध में महाराणा प्रताप जी हारे थे। अगर इन दोनों में कोई भी एक कारण सही साबित होता तो अकबर इन दोनों को इतनी बड़ी सजा नहीं देता। दूसरा सबसे बड़ा एविडेंस यह आता है जिससे साबित होता है कि युद्ध में महाराणा प्रताप विजय रहे थे। कुछ महीनों बाद अकबर स्वयं आता है इस मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी को हराने के लिए। 2 महीने इस उदयपुर क्षेत्र में रुकता है और खाली हाथ लौट जाता है। अगर हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जी हार जाते तो अकबर को फिर से आने की क्या आवश्यकता पड़ी। हल्दी हारा था तभी तो अकबर को वापिस आना पड़ा। ऐसे 2 उदाहरणों से साबित होता है इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय रहे थे। दूसरी सबसे बड़ा ये भी आता है कि अगर वो इस क्षेत्र को जीतता, इस क्षेत्र का नाम भी बदल देता। उसने 2 महीने जब तक वो यहाँ रुका था उसने क्षेत्र का नाम बदल दिया था महमूदाबाद, लेकिन उस क्षेत्र को जीत नहीं पाया, इसलिए उदयपुर का नाम उदयपुर ही रहा, महमूदाबाद नहीं पड़ा। कदाचित ये सारे योद्धा थे जिन्होंने प्रमुख क्षेत्रों के ठिकानेदार थे जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। हल्दीघाटी विजय के पश्चात जब महाराणा प्रताप जी अपने अगले मिशन के तहत आवरगढ़ आ जाते हैं, आवरगढ़ उनकी संघर्षकालीन राजधानी रहती है। 9 वर्ष वो आवरगढ़ में रहते हैं। आगे की योजनाओं पर वो आवरगढ़ में काम करते हैं। वहीं पर भगवान श्री कमलनाथ जी का मंदिर है, शिव जी का सबसे प्राचीनतम स्थान माना जाता है। रामायण कालीन ये मंदिर है, आज भी यहाँ पूजा अर्चना होती है। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसके बाद महाराणा प्रताप जी चावंड आ जाते हैं। चावंड उनका अंतिम समय वही निकलता है। 12 वर्ष वो चावंड में रहते हैं। अंतिम राजधानी भी वही रहती है महाराणा प्रताप जी की। उसी दौरान एक आदमखोर बाघ से गौ रक्षा के तहत उनका संघर्ष होता है। संघर्ष के दौरान उनके हाथों में खींचा हो जाता है, महाराणा प्रताप जी के हाथों में खींचा हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। 2 महीने बीमार रहने के पश्चात 57 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो जाता है चावंड में। इसी 57 वर्ष की बात को ध्यान में रखते हुए बाहर जो महाराणा प्रताप जी की जो बड़ी मूर्ति बनी हुई है 57 फीट की बनाई गई है, क्योंकि उनका जो जीवन काल रहा था 57 वर्ष, उसी को ध्यान में रखते हुए अष्ट धातु से निर्मित 1200 टुकड़ों में बनकर वो तैयार हुई है। 40,000 किलो उस मूर्ति का वजन है। जो भी ये मैंने जानकारी आपको दी है, ये सारे पीछे की तरफ इसके एविडेंस दिए गए हैं कि कहां से जानकारी ली गई। सूरजखंड है, जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर है, उदयपुर शहर में स्थित है बीच में। वहां जो शिला लेखों पे लिखा हुआ है वो सारी जानकारी वहां से ली गई है। जो हम बता रहे हैं आपको कि कैसे हम कह सकते, कभी कोई कहता है कि आप मेवाड़ से इसलिए आप मेवाड़ को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी जानकारी पुख्ता है और व्यवस्थित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला था कुछ समय पहले हल्दीघाटी के अंदर। एक सरकार की तरफ से लिखा हुआ था कि जो वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध परिचय, उसमें लिखा था महाराणा प्रताप की सेना 20 से 21 किलोमीटर पीछे की तरफ लौट जाती है, जबकि इसका उल्टा हुआ था, मुगल सेना भाग जाती है अपना स्थान छोड़कर। तो बाद में जब शोध किए गए, अध्ययन किया गया, जानकारी लुटे मतलब ली गई वहां से, तो उसके बाद पता चला कि वास्तविकता में हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। वो बोर्ड अब हटा दिया गया वहां से। तो जयपुर में इसलिए मतलब डाल दिया क्योंकि मिले हुए थे मान सिंह। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण आपने दे दिया, जयपुर का लिया है। आप जयपुर क्षेत्र को देखा होगा आपने, वहां पे वहां के महल और दुर्ग जितने भी सारे व्यवस्थित हैं। वहां की एक भी ईंट हिली हुई नहीं है कि कोई खंडित हो सके। और मेवाड़ भी इसका उल्टा था कि कहीं न कहीं से कोई न कोई दुर्ग खंडित था। कारण कि जयपुर के राजघरानों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और एकमात्र मेवाड़ राजघराना ऐसा था जिन्होंने मुगलों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और इसी कारण आज मेवाड़ सबसे महान है।
उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपनी बेटियों की शादियां वहां से उनसे कर दी थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो अकबर हम पर आक्रमण नहीं करेगा। और उसी को जब उस मान सिंह की जब फैजती हुई बाद में, तो उस फैजती को बचाने के लिए कहा आगे मुझे अपना समाज बदनाम नहीं करे, उसके लिए उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था मान सिंह जी ने, कि हाँ इस बहाने लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। पता नहीं इनको देखते हुए नीचे की तरफ चलना है। यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। अभी मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। बाकी सारी जानकारी नीचे की तरफ, कुछ जानकारियां नीचे नहीं तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। वीरवर जयमल जी और कल्लाजी राठौर, जब 1568 की बात है, जब चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर आक्रमण करता है, तो आक्रमण के दौरान चित्तौड़ दुर्ग की जो सुरक्षा की जो कमान थी वो जयमल जी और कल्लाजी राठौर के हाथ में थी। जयमल जी जब युद्ध कर रहे होते तो युद्ध के दौरान इनके पैर में बारूद की गोली लग जाती है, चल नहीं पाते, घायल हो जाते हैं। तो जो नीचे की तरफ है कल्लाजी राठौर, इनके भतीजे होते हैं, जयमल जी को अपने कंधे पर बिठाकर चतुर्भुज रूप में युद्ध करते हैं, यानी 4 भुजाओं में तलवार, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। युद्ध इतना तेज होता है आसपास के जो मुगल सैनिक होते हैं वो भाग जाते हैं। जयमल जी पर पीछे से धोखे से हमला होता है, इनका वहीं बलिदान हो जाता है। फिर मोर्चा संभालते कल्लाजी राठौर, जो बिना सिर के वाले दिख रहे हैं। जब कल्लाजी राठौर चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे पर युद्ध कर रहे होते हैं, तो युद्ध के दौरान इनकी गर्दन कट जाती है चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे पर। ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ है, कई लोक कथाओं में भी आता है कि गर्दन कटने के बावजूद भी चित्तौड़ के दूसरे दरवाजे से लेकर सलूमगढ़ का रुंदेला गांव, वहां तक केवल इनका दल युद्ध करता रहता है। दूरी है 125 किलोमीटर। आधी समय बाद गले से नीचे नहीं उतरती है कि गर्दन कटने के बावजूद एक कदम चलना मुश्किल हो जाता है। ये 125 किलोमीटर तक चल गए थे। ये वास्तविकता में घटना हुई थी और इनका व्यवस्थित प्रमाण है। मेवाड़ के प्रमुख लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। 4 हाथों के लोक देवता इनको कहा गया है। शेष नाग का अवतार इनको माना गया है। कल्लाजी बाबूजी जो कहते हैं वो यही है। बाकी के बारे में नीचे की तरफ जानकारी ये मैं बता देता हूँ। बाकी आपने नीचे वाला टिकट नहीं लिया, इनके बारे में बता देता हूँ। खाड़ी रानी इंद्र कुमार सलाहकार भी कहा जाता है इनको। जब इनके पति रावत रतन सिंह जी को महाराणा राज सिंह जी ने औरंगजेब से युद्ध करने के लिए भेजा था, तो इनकी नई नई शादी होती है, 2 या 3 दिन ही होती है शादी को, तो ये अपनी पत्नी से मिलने आते हैं। कहते हैं राजा जी ने मुझे युद्ध के लिए भेजा है, हो सकता है युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, तो आप अपना कर्तव्य निभाना। खाड़ी रानी इंद्र कुमार कहती है कि आप युद्ध के लिए जाइए और विजय होके आइएगा। युद्ध का जो भी परिणाम होगा उसे हम स्वीकार करेंगे, हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। तो रावत रतन सिंह जी युद्ध के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मन पत्नी के अंदर ही रमा रहता है। कारण की नई नई शादी होती है, तो सोचते हैं कि अभी अभी शादी करके आए, मैं युद्ध के लिए निकल रहा हूँ तो उनका क्या होगा। इसी बात को सोचते हुए वो युद्ध क्षेत्र से ही, यानी युद्ध में जाने से पहले किसी मंत्री को भेजते हैं। कहते हैं जाइए रानी से कोई निशानी लेके आइए। जब मंत्री रानी के पास आता है तो रानी अपने पति की मन की व्यथा समझ जाती है। अभी भी उनका मन मेरे अंदर लगा हुआ है और आधे अधूरे मन से अगर युद्ध करेंगे हो सकता है युद्ध हार जाए। वो बात इनको स्वीकार नहीं थी, तो अपने पति की मोहग्रस्तता को भंग करने के लिए आखिरी निशानी के रूप में ये अपना शीश काट कर भेज देती है। और वही शीश बांध कर रावत रतन सिंह जी औरंगजेब से युद्ध करते हैं और वहीं पर उनका बलिदान हो जाता है, लेकिन युद्ध जीते जाते हैं।